नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में आपको दिखाएंगे दिन की हर बड़ी खबर पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं अदिति अवस्थी और मेरे साथ हैं सचिन अरोड़ा। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो सूत्रों के हवाले से वो ये है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के राज्यपाल NN वोरा को हटा सकती है। NN वोरा की जगह किसी और को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल NN वोरा को PMO में बुलाया गया है। या कुछ ही देर में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल उनसे मुलाकात करेंगे। तो कुछ ही देर पहले बुलाया गया है, दिल्ली पहुंच चुके हैं NN वोरा। हालांकि प्रतिनिधिमंडल वहां पर मौजूद है। कल NN वोरा से मुलाकात प्रतिनिधिमंडल ने, डेलीगेशन ने कर ली थी। आज वो दिल्ली पहुंच गए। रवि त्रिपाठी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, थोड़ा सा इस चीज को क्लियर कीजिए, क्योंकि पहली ऐसी हवा भी चल रही थी कि एक तरफ यह था कि राष्ट्रपति शासन और दूसरी तरफ ये कि अब हटाने की बात, वो भी NN वोरा को। अभी चल क्या रहा है? देखिए, राष्ट्रपति शासन वाली बात तो कहीं दूर तक अभी दिखाई नहीं दे रही है, उसकी चर्चा बहुत कम है। लेकिन जहाँ तक राज्यपाल शासन की बात थी और दूसरी कि इनको NN वोरा को हटाने की बात काफ़ी जोर शोर से है। और अगले महीने उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, ये भी चर्चा में है कि अगले महीने टेन्योर खत्म हो रहा है और इनको अब कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक नया फेस वहाँ देकर नए तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी रणनीति के तहत काम किया जाए। क्योंकि NN वोरा लंबे समय से है, लेकिन अभी उसका फायदा सरकार को दिख नहीं रहा। उनके एक्सपीरियंस का, चाहे उनके रहने का जो फायदा सरकार को मिलना चाहिए था वहाँ स्थिति को कंट्रोल करने में, वो नहीं मिल पा रहा है। तो कई लोगों का पैनल तैयार किया गया है और इस लेवल पे, क्योंकि अजीत डोभाल साहब डायरेक्ट इंटरफेयर कर रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, तो उनसे मुलाकात कर इस चीज़ को कहीं ना कहीं क्लियर किया जाएगा, उनको चीज़ें बताई जाएगी। और उसके बाद शाम में कहा जा रहा है कि 7 साढ़े 7 बजे राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात होगी, जब राजनाथ सिंह लौट के दिल्ली आएंगे। तो कुल मिलाजुला कर कयास है और ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की जो हालात हैं वैसी स्थिति में गवर्नर के बदलने के ज़्यादा चांस है और उस स्थिति के हिसाब से सरकार अपना एक्सप्लोर कर रही है। उनसे भी बात करेगी और बाकी जो 2-3 नाम जिनकी चर्चा चल रही है उनसे भी बातचीत कर उसको आगे बढ़ाया जाए। और अगले महीने से उनका टेन्योर खत्म हो रहा है। 2008 में एज ए गवर्नर ये वहाँ गए थे, तो अब लगभग 2 टेन्योर हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में उनको हटाना ही ज्यादा चांसेस है कि उनको हटाया जाएगा और उनकी जगह पर कोई नया आदमी जिस पर सरकार को ज्यादा भरोसा हो और उनको इस स्थिति को टैकल ठीक से कर पाए। आज शायद इसको ब्रीफ, तभी आज इस इशू को ब्रीफ भी किया जा रहा होगा, क्योंकि वो PMO पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत। कश्मीर में हिंसा के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर अलगाववादियों को जिम्मेदार ठहराया है। राजनाथ ने अलगाववादियों पर ऑल पार्टी डेलीगेशन से मुलाकात न करने पर निशाना साधा। कहा, हुर्रियत नेताओं में न कश्मीरियत है और न ही इंसानियत। राजनाथ ने ये भी कहा कि जो कश्मीर में शांति चाहते हैं उनके लिए हमारे दरवाजे ही नहीं, रोशनदान भी खुले हैं। डेलीगेशन के उन मित्रों ने जो जानकारी दी, कम से कम इतना तो कहा जा सकता है कि सचमुच यह कश्मीरियत तो नहीं और इसे इंसानियत भी नहीं माना जा सकता, इंसानियत भी नहीं। और कोई बातचीत करने के लिए गया है, उन्होंने बातचीत नहीं की, कम से कम जमहूरियत में भी यकीन नहीं है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूं फिर से, बातचीत के लिए केवल हमारा दरवाजा ही नहीं खुला है, हमारे रोशनदान भी खुले हैं। और उस नॉन लेथल वेपन का अल्टरनेटिव पावा सेल्स का सुझाव आया है। मैं समझता हूं उससे किसी की मौत नहीं होगी। जो बातें सामने आई हैं उस पर हमें गंभीरता से लेना होगा। और ये एक बात तो स्पष्ट है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, ये पॉलिटिकल इश्यूज हैं जिसको सेटल करना ही होगा। जो लोगों के ऊपर जो आक्रोश और अत्याचार जो है, इसको सुधारना है, हमारी पूरी सहानुभूति है। उसको करना है तो सबसे बात करने की ज़रूरत है। ऑल पार्टी डेलीगेशन ने कश्मीर में अलग अलग पक्षों के करीब 300 लोगों से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में शामिल लेफ्ट, समाजवादी दलों और AIMIM नेता जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक से मिले। कट्टरपंथी सैयद अली शाह गिलानी से भी मिलने गए, लेकिन गिलानी ने मिलने से इनकार कर दिया। मीरवाइज उमर फारूक ने भी मुलाकात नहीं की। उमर फारूक असदुद्दीन ओवैसी से अलग से मिले। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में अलग अलग पार्टियों के 30 सदस्य शामिल थे। चीन में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन में PM मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान पर निशाना साधा। साथ ही काले धन और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया। PM मोदी ने कहा, सरकारों की तरफ से करप्शन, ब्लैक मनी और टैक्स चोरी रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस होना जरूरी है। PM ने यह भी कहा कि G20 देशों को संधियों और पॉलिसियों की कमियों को दूर करने के लिए काम करना होगा।
It was an important summit. We look at the G20 as a very important forum for global governance, as you know, certainly a much more representative forum, which is based on objective criteria. And from that point of view, we have always been very active participants in G20. पीएम मोदी ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा से भी मुलाकात की। मोदी की थेरेसा से ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। G20 समिट में पीएम मोदी ने आतंकवाद के मुद्दे पर बिना नाम लिए पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी के मुताबिक दक्षिण एशिया में सिर्फ एक देश है जो आतंक बांट रहा है। पीएम मोदी ने कहा, दक्षिण एशिया का ये देश आतंकी तैयार कर हमारे देश भेजता है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जो देश और संगठन आतंकियों का समर्थन करते हैं उन पर बैन लगना जरूरी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा की भी मुलाकात होगी। दोनों के बीच 8वीं मुलाकात है। यूपी के मेरठ में एक मां बेटी की लाश लेकर अस्पताल के बाहर रात भर बैठी रही। अस्पताल ने एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। काले कपड़े में 2.5 साल की बेटी की लाश और रोती बिलखती इरफाना। तस्वीर मेरठ जिला अस्पताल की है, जहां इरफाना को पूरी रात ऐसे गुजारनी पड़ी। बेटी वायरल बुखार से पीड़ित थी। वक्त पर खून न मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई। लाश गांव ले जाने के लिए इरफाना ने एम्बुलेंस मांगी, लेकिन नहीं मिली। डॉक्टरों ने निजी एम्बुलेंस लेने को कहा। इरफाना से 2,500 रुपए मांगे गए। इरफाना के पास पैसे नहीं थे, इस वजह से इरफाना बेटी की लाश लेकर करीब 2.5 किलोमीटर तक अस्पताल के चक्कर काटती रही, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। 1 घंटे बच्ची जी वहाँ पे, उनके हाथों में कोई डॉक्टर नहीं आ पाया हमारी सहायता के लिए। 1 घंटे के बाद मतलब बच्ची का देहांत हो गया। माँ से बोले बच्ची को ले जाओ। हमने उनसे कहा जी एम्बुलेंस बुलवाई है, और तो वो बोले एम्बुलेंस अपने पैसों से खरीद के ले जाओ या वैसा ले जाओ, फोन बाहर से जाके कर लेना, यहाँ से बच्ची जल्दी उठाओ। बीएसपी ने इसे यूपी सरकार की नाकामी बताया। बहुत सारे लोग कोई एन्सेफेलाइटिस से, कोई वायरल से, कई अन्य बीमारियों से मर रहे हैं, पर अखिलेश यादव अपनी चैन की नींद सो रहे हैं और मौज मस्ती कर रहे हैं। उनको उत्तर प्रदेश की जनता से कुछ लेना देना नहीं। पिछले कुछ दिनों में संवेदनहीनता के ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में एक पिता बच्चे को इलाज के लिए कंधे पर लेकर घूमता रहा। बेटी की मौत के बाद लाश घर ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। ओडिशा के कालाहंडी में एक युवक पत्नी की लाश कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल चला। अस्पताल ने पत्नी की मौत के बाद एम्बुलेंस देने से मना कर दिया था। ओडिशा के बालासोर में एम्बुलेंस न मिलने पर लाश के हाथ पैर तोड़कर बांस पर बांधकर ले जाना पड़ा। इरफाना बागपत जिले के गौरीपुर निवाड़ा गांव की रहने वाली है। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद मेरठ आई थी। अब शिक्षक दिवस पर एक ऐसे गुरु की खबर जो बदहाली में जीवन जीने को मजबूर है। गोरखपुर में हॉकी के कोच इमरान 2 वक्त की रोटी के लिए स्पोर्ट्स किट बेचकर गुजारा कर रहे हैं। 8 अंतर्राष्ट्रीय और 50 से ज्यादा राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने वाले मोहम्मद इमरान घर का खर्च चलाने के लिए स्पोर्ट्स किट्स बेचते हैं। इसके लिए इमरान को साइकिल से कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, तब जाकर टी-शर्ट और लोअर बेचकर घर का गुजारा होता है। 7 नवंबर को इमरान की बेटी की शादी है, लेकिन इसके लिए भी उनके पास पैसे नहीं हैं। बावजूद इसके इमरान कहते हैं कि उनका जीना भी हॉकी है और मरना भी हॉकी। जब तक सांसें चलेंगी तब तक वो हॉकी की सेवा करते रहेंगे। कोई सहायता किसी चीज़ की नहीं मिली। खाने पीने अपनी जीविका चलाने के लिए मेरी हालत ख़राब हो गई। लोअर किट बेच के मैं अपने घर की परवरिश करता हूँ। 973 रुपया मुझे सरकारी पेंशन मिलती है, उसमें मेरा कैसे गुजारा होगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने कोई मेरी खबर नहीं ली, न तो कोचिंग, न मेरे बेटे को रोज दी, न हमें कहीं एडहॉक कोचिंग कैंप। हम परेशान हाल हैं, लेकिन हमने हार नहीं मानी। अब देश को एक से एक खिलाड़ी देते रहेंगे। 1974 में मोहम्मद इमरान का सिलेक्शन भारतीय हॉकी टीम में हुआ था। 1974 में ही इमरान को खेल कोटे से फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी मिल गई। मोहम्मद इमरान ने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए नौकरी को चुना। 10 जून 1990 को एक हादसे के बाद फर्टिलाइजर में उत्पादन बंद हो गया। साल 2002 में ज्यादातर कर्मचारियों को वीआरएस देकर छुट्टी कर दी गई। इमरान को 973 रुपए की पेंशन मिलती है, जिसमें 4 लोगों के परिवार का खर्च चला पाना मुश्किल है। इरफान ने खिलाड़ियों के लिए लोअर बनाने का कारखाना शुरू किया था, लेकिन पैसे की कमी के कारण वो बंद हो गया। कानपुर में एक महिला ने अपनी देवरानी के 18 दिन के बेटे को छत से नीचे फेंक दिया। तस्वीर कानपुर के एक निजी अस्पताल की है। एक महिला देर रात अपनी गोद में एक बच्चे को लेकर काफी देर तक बालकनी में टहलती है। इस दौरान बालकनी में कोई मौजूद नहीं था।
थोड़ी देर बाद महिला बच्चे को बालकनी के किनारे ले जाती है और फिर 30 फीट नीचे घर की छत पर फेंक देती है। गनीमत ये रही कि बच्चा सीधे जमीन पर गिरने के बजाय छत पर लगे लोहे के एक जाल में फंस जाता है। इस दौरान जब एक वार्ड बॉय ने बच्चे को लोहे के जाल में फंसा देखा तो वो उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। वार्ड बॉय की टांग टूट गई, लेकिन उसने बच्चे को बचा लिया। बच्चे को भी काफी चोट आई है, अभी वो ICU में भर्ती है। सर हमारे दिमाग में आई, हमने ऐसे ही कर दो, इन्हें कोई नहीं पता है। हम बता रहे आप चाहो जो सजा दे दे, मेरे दिमाग में या हमसे किसी ने कहा ऐसे कर दो, हमने कर दिया। भागते हुए देखा तो बच्चा पीछे पड़ा हुआ था, तो हमने तुरंत डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया। हम लोग नीचे पूरा स्टाफ भागा बच्चे के पीछे, वहाँ हम लोग कूदे, देखा बच्चे को हाथ मिले तो बच्चे में कुछ सांसें चल रही थी। आरोपी सरिता यादव देवरानी का बेटा पैदा होने से खुश नहीं थी। सरिता के खुद 3 बेटियां हैं, इसलिए देवरानी के बेटे को मारने की कोशिश की। कन्नौज जिले में रहने वाले सर्वेश और रमना को 18 दिन पहले ही बेटा हुआ था। डॉक्टरों के मुताबिक बच्चा सेप्टिसीमिया जैसी जानलेवा बीमारी का शिकार है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के डीजीपी जावेद अहमद ने एक टेजर गन की टेस्टिंग खुद पर कराई। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखनऊ में डीजीपी ऑफिस में टेजर गन के इस्तेमाल पर मीटिंग थी। जावेद अहमद जानना चाहते थे कि टेजर गन की गोली लगने से क्या होता है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा, टेस्ट के लिए कौन तैयार है? जब कोई जवाब नहीं आया तो डीजीपी खुद आगे आए। टेजर गन की गोली जावेद अहमद को मारी गई। पीठ में गोली लगते ही वो मुंह के बल फर्श पर गिर गए। 2 पुलिस अफसरों ने उन्हें पकड़ रखा था। कुछ ही सेकंड बाद डीजीपी नॉर्मल हो गए। पीठ के जिस हिस्से में उन्हें गोली लगी वहां से खून भी निकला। इस दौरान 3 पुलिस अधिकारियों ने वीडियो बना लिया और IPS अफसरों के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया। IPS एसोसिएशन ने वीडियो ट्वीट किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी पुलिस टेजर गन खरीदने की तैयारी में है। यूपी ATS पहले ही खरीद चुकी है। टेजर गन देखने में आम पिस्टल की तरह होती है। फायर करने पर पिन की तरह 2 गोलियां निकलती हैं। टेजर गन की गोलियों से बिजली के करंट की तरह तेज झटका लगता है। मांसपेशियां सुन्न हो जाती हैं। व्यक्ति 3 से 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है। हिंसक प्रदर्शन या दंगों जैसे हालात में भीड़ पर काबू पाने के लिए टेजर गन काफी कारगर है। कई देशों में टेजर गन का इस्तेमाल होता है। कुछ मामलों में टेजर गन की गोली से लोगों की मौत भी हुई है। कुछ लोगों को लकवा भी मार चुका है। कांग्रेस ने दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। अजय माकन समेत कांग्रेस के कई नेता राजघाट पहुंचे। हाथों पर काली पट्टी बांधकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ मौन धरना किया। प्रदर्शन के दौरान संदीप कुमार के अश्लील वीडियो और आप नेता आशुतोष के विवादित ब्लॉग का मुद्दा उठाया। कई नेताओं ने बैनर और पोस्टर लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस की कोशिश साफ कि किस तरीके से दबाव बनाकर इस पूरे मुद्दे पर रखा जाए, और इतना इस प्रदर्शन से कम साफ हो जाता है कि संदीप कुमार को बर्खास्त कर देने से, पार्टी से सस्पेंड कर देने से ये मुद्दे का समाधान नहीं हो रहा है। जिस तरीके से संदीप कुमार वाले प्रकरण में राजनीति का स्तर नीचे गिराया है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, केजरीवाल जी ने, आशुतोष ने, हम लोग ये प्रार्थना यहाँ पे करने आए हैं कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे। गांधी जी की समाधि पर स्वराज का नारा देकर इन्होंने दिल्ली के लोगों को ठगा था। आज स्वराज भूल गए हैं, बलात्कार इनको याद है। और मैं अन्ना हजारे साहब को कहना चाहूंगा, कल मैंने ट्वीट भी किया था कि अन्ना हजारे जी, दिल्ली के लोग आपको, देश के लोग ढूंढ रहे हैं। अन्ना हजारे जी आखिर चुप क्यों हैं? 31 अगस्त को संदीप कुमार का 9 मिनट का अश्लील वीडियो सामने आया। वीडियो और तस्वीरों में संदीप कुछ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। वीडियो जारी करने वाले ओम प्रकाश के मुताबिक केजरीवाल को 15 दिन पहले वीडियो के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन कार्रवाई नहीं की। आप नेता आशुतोष ने एक ब्लॉग लिखकर संदीप कुमार का बचाव किया था। आशुतोष ने पंडित नेहरू, महात्मा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़े कई विवादित तर्क दिए थे।